शब्दों की मर्यादा टूटे ना, तार भावों के छूटे ना। शब्दों की मर्यादा टूटे ना, तार भावों के छूटे ना। दर्द जब मेरा पाठक से सहा न जाए, तब कहूंगी, हाँ, मैंने कविता की है। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का साहित्य विवेक की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। साहित्य विवेक द्वारा आयोजित इस काव्योत्सव में हमारे बीच काव्य क्षेत्र की वे हस्तियां हैं जिनके परिचय में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने समान है। तो आइए इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मिलते हैं दिव्य रमेश सर से, श्री प्रकाश शुक्ल सर से, हेमंत कुकरेती सर अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सुभाष राय सर से और हरजेंद्र चौधरी सर से। एक कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी हमारे बीच उपस्थित ये कवि इस बात का साक्षात प्रमाण है। तो चलिए सुनते हैं हरजेंद्र चौधरी सर को। सर के परिचय की बात करें तो हरजेंद्र चौधरी सर ने सन 1983 से 2000 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और नौकरी से निवृत्त होकर स्वतंत्र रचना कर्म में संलग्न रहे। 4 कविता संग्रहों तथा 3 कहानी संग्रह के अलावा अनेक संपादित पुस्तकों तथा बहुभाषी अंतरराष्ट्रीय संकलनों में रचनाएं शामिल हैं। जापान में हिंदी नाट्य मंचन की ठोस परंपरा के सूत्रपात में भी सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ हरजेंद्र चौधरी सर को। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हाल ही की कुछ कविताएं आपको शुरुआत में सुनाऊंगा। इनमें से कुछ कविताएं तो अभी प्रकाशित हो चुकी हैं कुछ महीने पहले इस दौर में, और इस बीच कैसे पता नहीं वो सीरीज वाली कविताएं लिखी गई। तो एक तेंदुए नाम की एक सीरीज है, उसकी कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूँ शुरुआत में। न भूख ने अपना रवैया बदला, न ही हत्यारों ने। पिछले जन्म में पुलिस ने गोली मार दी थी टिफिन चुराते जिन भूखे लोगों को। इस जन्म में वे तेंदुए बन गए, वे अब भी भूखे हैं, उन्हें अब भी गोली मारी जा रही है। दूसरी, जंगलों में जानवर नहीं रहे, आदमी खदेड़ रहा उन्हें दिन दहाड़े। जंगलों से भाग रहे पेड़, पीछा कर रहे खूंखार कुल्हाड़े। जंगलों में जंगल नहीं रहे, उनमें शहर घुस आए हैं। जंगलों में तेंदुए नहीं रहे, वे शहरों में घुस आए हैं। भूख प्राणी को कहीं टिकने ही नहीं देती, भटकाए ही जा रही है, बस भटकाए ही जा रही है। तीसरी, जब से सर्वभक्षी हुआ है आदमी, नरभक्षी हो गए हैं तेंदुए। भूख सबको लगती है, सब एक दूसरे को खा जाने पर तुले हैं। और अंतिम, इस सीरीज की अंतिम, कितनी कमजोर है हमारी स्मृति, हमें इतना भी याद नहीं, हमारे बिछड़े हुए चचेरे भाई हैं तेंदुए। वे राज्य नहीं मांग रहे, 5 गांव भी नहीं मांग रहे, उन्हें तो बस अपना एक वनप्रस्थ चाहिए, आरण्यक शांति चाहिए। अब हम पर निर्भर है महाभारत का होना या ना होना। ये एक सीरीज थी। दूसरी, नमक। नमक पे कुछ कविताएं हैं। सर्दी की सुबह है, माँ के बगल में चूल्हे के सामने, बाजरे की गर्मा गर्म रोटी पर हौले हौले पिघलता सफेद मक्खन का लौंदा। 2-1 हरी मिर्च और थाली के एक किनारे पर चुटकी भर नमक। फिर से हो जाए अगर ऐसा संयोग, जिंदगी हो जाएगी 56 भोग। दूसरी, पृथ्वी पर लहराते महासागरों में इतना नमक तो जरूर होगा कि पर्याप्त हो सबके लिए, बीमार न हो कोई उसकी कमी से, शिकार न हो कोई किसी अभाव का। फिर नमक की कमी से क्यों होती हैं धरती पर मौतें? जवाब देने वाले छुपे हैं नमक के ढुओं बीच, लगता है वे सब वहीं गल जाएंगे एक दिन। कम रह जाए
तो झगड़ा, ज्यादा हो जाए तो झगड़ा, धन दौलत जैसा ही है नमक का स्वभाव। हमारी जिंदगी में हजार रूपों में रही है प्रकृति की उपस्थिति। जिन्हें आप कहते हैं नमक की खाने, वे असल में कंकाल हैं प्राचीन समुद्रों के। तो ये नमक सीरीज की कविताएं थी। आग, ये तीसरी सीरीज की कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। दुनिया का हर नया अग्निकांड दोहरा देता है बार बार पुराने अग्निकांडों की स्मृति। कुरेद जाता है मेरे भीतर दबे प्राचीन अंगार, न जाने कब से धधक रहा हूं मैं। आग, ये दूसरा। कुरेदा जा रहा था जिन्हें राख के ढूह समझकर, राख के ढूह नहीं थे, वे अंगार थे सदियों से दबे हुए। अगली, जिन्हें आप कहते हैं कोयला, खंडित शव हैं प्राचीन पेड़ों के। तेल के नाम से निकालते हैं जिसे समुद्रों और मरुस्थलों से, वो पिघली हुई चर्बी है दबे हुए प्राणियों की। दमित दलित आहों का नाम है प्राकृतिक गैस। प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे पूर्वज, हमारी आग में शामिल है उनकी आग। वक्त, ये अगली सीरीज। कभी हमें लूट लेता है, कभी लुटा देता है सब कुछ हम पर, कभी जला डालता है आशियाना, कभी देता है छप्पर फाड़ कर। फितरत वक्त की किसी नेता जैसी किसने है पहचानी, कोई उसे डाकू बताता है और कोई औघड़दानी। वक्त सबका घमंड तोड़ता चलता है, सदा किसी का नहीं रहता। आज तुम्हारा है जितना चाहो इतराओ, पर कल हमारा होगा तुम चाहो या न चाहो। वक्त, अगला। वो प्रेमी है सबका है, वीत राग है किसी का नहीं है। जो सबका है वो किसी का नहीं है, और जो किसी का नहीं है वही सबका है। तो ये कुछ सीरीज वाली कविताएं, और इनके बाद मैं छोटी छोटी कुछ और कविताएं मैं आपको सुनाऊंगा। हाल ही में कुछ कविताएं छपी, किताबें नाम से सीरीज है वो भी, तो इसकी छोटी छोटी कुछ कविताएं मैं आपको सुनाता हूं। पुरानी कहावत है किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मुझे गर्व है मेरे पास दोस्तों की कोई कमी नहीं है। इन हालात में भी मैं नए नए दोस्त बनाता रहता हूं। किताब 2। अपनी छत से दिखती दूर की एक बालकनी में एक लड़की बैठी अपने में मगन, दर्पण देखती दिखती थी मुझे। मुझे कई दिनों बाद एहसास हुआ वो दर्पण नहीं देखती, किताबें पढ़ती है। किताबों में देखती खोजती है खुद को और एक भरी पूरी दुनिया को। उसके बाद एक और छोटी सी कविता। किताबों में मौजूद है हमारा अतीत, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति। आप माने या न माने, उन्हीं से सुरक्षित है हमारा भविष्य। किताबें ही हमारी पूर्वज हैं और किताबें ही हमारी संतानें। तो ये किताबें सीरीज की कुछ कविताएं थी। और जब समय हो ज्योति जी मुझे बता दें कि कितना समय हो जाए तो मैं एकदम बंद कर दूंगा। किसी और का। सर आप एक कविता और सुना सकते हैं अभी। आवाज आ रही है? सर आप अनम्यूट कर लीजिए। आपका सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गया राजेंद्र, माइक खोलिए अपना। अब ठीक है? आई आवाज आई। जी। अब आई?
हाँ, जो भी रहे हों शामिल, ये शीर्षक है। कीटनाशक स्प्रे पीकर सिधार गया पर लोग, इह लोग से परेशान जो, उसकी खुदकुशी की जिम्मेदारी डाल रहे सब उसकी घरवाली पर। शादी से पहले भी तो वो बेरोजगार, बीए पास गरीब किसान, जन्म से ही था भावुक, आवेशी, क्रूर और अंतर्मुखी। शादी के बाद बना 4-5 बेटियों का बाप, बढ़ा दहेज का रिवाज और ज्यादा, कम हुई सब्सिडी बीज खाद पर, महंगी हुई चीनी, गन्ना सस्ता, चढ़ा डॉलर, रुपया लुढ़का। स्प्रे पीकर मरने के उसके फैसले में सामाजिक बदलाव, सरकारी नीतियां, अमेरिकी राष्ट्रपति, वर्ल्ड बैंक, जो भी रहे हों शामिल, उसकी घरवाली शामिल नहीं थी। तो अभी समय है तो और सुनाऊं, और समय हो गया तो बस ठीक है। ज्योति जी बताएं। सर समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। हाँ, मर्जी है आपकी। ठीक है, अगले कवि को आप बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी कविता जंगलों में नहीं रहे तेंदुए सुनकर अज्ञे की एक कविता याद आ गई। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे अगले कवि सुभाष राय सर को आमंत्रित करते हैं। सर के साहित्यिक कर्म की बात करें तो सर ने संत कवि दादू दयाल पर अपना महत्वपूर्ण शोध कार्य करने के साथ साथ आपातकालीन जातियों के खिलाफ आंदोलन में योगदान देने के साथ साथ जेल यात्रा भी की। 4 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय होने के बावजूद प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं पहल, वागार्थ, परिकथा, अभिनव, धरती, वसुधा, आजकल आदि में सर की रचनाएं प्रकाशित हुई। सर को नई धारा सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्ष 2018 में सलीब पर सच नामक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। तो चलिए सुनते हैं सुभाष राय सर को। सर आपका स्वागत है। सर अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद ज्योति जी। दे दीजिए ज्योति। धन्यवाद ज्योति जी, सबको अभिवादन। पहली कविता है मेरी, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, युद्ध से जुड़ी हुई कविता है। हम मिट्टी में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, हवा में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, आग में समा जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, फिर तुम्हारा सामना होगा मिट्टी, हवा और आग से। मिट्टी उड़ेगी और तुम्हारी आंखों में अंधेरा छा जाएगा, हवा तूफान बनकर बहेगी और उड़ा ले जाएगी तुम्हारी बख्तरबंद गाड़ियां, आग आसमान से बरसेगी और तुम्हारे खूंखार इरादों को राख में बदल देगी। तुम कब्जा करोगे तो सिर्फ उदासी, विध्वंस और सन्नाटे पर तुम आ तो जाओगे, मगर सोचो जरा वापस कैसे जाओगे, और सोचो जरा वापस कैसे जाओगे। दूसरी कविता है ठोक दिया जाएगा। ठोक दिया जाएगा शीर्षक है। आका ने ऐलान किया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागल सिपाहियों ने अपने विवेक को ठोक दिया है, अब वे किसी को भी ठोक सकते हैं। बहुत सवाल पूछती हैं अदालतें, उनकी कनपटी पर बंदूकें रख दी गई हैं। जैसे ही आका का हुक्म आएगा उन्हें भी ठोक दिया जाएगा। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते और काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग
एक न एक दिन अपने घरों से उठा लिए जाएंगे और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। इसके बावजूद जो बच जाएंगे उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा कुछ कविताएं, एक दो कविताएं मैं तद्भव में अभी प्रकाशित कविताएं हैं जो मैंने सुनाई नहीं है कहीं, उसमें से सुनाता हूं। गवाही शीर्षक है। उसने हत्यारों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत दिखाई, तमाम जोखिम उठाते हुए जिंदा कटघरे तक पहुंचा। गीता की कसम खाई, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज ने पूछा, तुमने हत्याएं होते हुए देखा? वह बोला, जी हां, मैंने देखा। जज ने अगला सवाल दागा, तुम्हें सब कुछ देखते हुए किसी ने देखा? वह निरुत्तर था। दूसरी है आसमान की चीख। आसमान में अनगिनत कहानियों के सूत्र हैं। गूंज है खोए हुए असंख्य शब्दों की, अनछुए अर्थों की। आसमान में कविताएं उड़ती रहती हैं, कभी बादल, कभी गंध, रूप रंग, तो कभी धूल धुआं बनकर। आसमान में चारों ओर पसरा हुआ रंग धरती का ही है। आसमान से बरस पड़ने को आतुर आह धरती की ही है। कहीं आग लगती है तो आसमान ही सबसे पहले खबर देता है। कहीं सुबह होती है तो आसमान ही सबसे पहले चमकता है। जिनके पास पंख नहीं है वे नहीं छू सकते आसमान के रंग। जिनके दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद हैं वे नहीं सुन सकते आसमान की चीख। एक आखिरी कविता चिड़िया, 2 हिस्सों में है। चिड़िया चुप नहीं बैठती, बोलती रहती है। वह बोलती रहती है, इसीलिए उसके घोंसलों तक पहुंच जाते हैं बाज, उल्लू, कौवे और कभी कभी जंगल के खतरनाक जानवर भी। वह चाहती तो चुप रह सकती थी। जंगल के राजा को भी आखिर क्या ऐतराज होता उसकी चुप्पी से। किसी जासूस को भी कैसे पता चलता कि वह कहां छिपी रहती है। वह अगर मारी जाती है तो अपने बोलने के कारण ही। वह खुद के मरने से नहीं डरती, लेकिन उसके बोलने से उसके अंडों पर आफत आ जाती है, उसके बच्चे भी मारे जाते हैं। दूसरा टुकड़ा है इसका। मैं चिड़िया के पास आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वह भी मेरे पास आए। मेरे कंधों पर बैठे, मुझसे बतियाए, मुझे अपनी भाषा सिखाए। मैं उसकी बात पहुंचाना चाहता हूं मनुष्यों तक। मैंने अपनी मुडेर पर घोंसले लटका रखे हैं। पास में दाना पानी का बर्तन भी रख दिया है। कभी कभी उसकी रिकॉर्डेड आवाज भी बजा देता हूं। वह आती है, दीवार पर बैठकर शोर मचाती है और उड़ जाती है। उसे याद आ जाता है उसके पुरखे भी इसी तरह लालच में आकर मारे गए थे। वह शिकारियों के मारने के तरीके अब ज्यादा अच्छी तरह समझती है। कुछ और समय है क्या ज्योति जी? फिर एक कविता और। एक कविता सुना जी, संग्रह से पढ़ दीजिए, मूर्तियों के जंगल में। एक बात संग्रह से पढ़ दीजिए। हाँ, वो संग्रह से पढ़ दीजिए। संग्रह से हाँ, नया संग्रह है, अभी आया है। बिल्कुल उसका बिल्कुल वहां सभी कविता होनी चाहिए। अभी समय 2 कविताएं, छोटी 2 कविताएं पढ़िए, बहुत समय है। संग्रह से 1-2 छोटी कविताएं पढ़ता हूं। तस्वीरें शीर्षक है। ये कोरोना काल की कविता है। तस्वीरों में जितना दिखता है उससे ज्यादा रह जाता है बाहर। तस्वीरें कहां बताती हैं कि कभी भी बदल सकती हैं तस्वीर। रात दिन चलते मजदूरों के चेहरों पर गहरी थकान
और रास्तों पर जगह जगह मौत के निशान तस्वीरों में दिखते हैं, पर कोई भी तस्वीर कहाँ बताती है कि सारा दुख गुस्से में बदल जाए तो दरक सकते हैं बड़े से बड़े किले। तस्वीरें अधूरी रहती हैं हमेशा। जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में आई ही नहीं। जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में आई ही नहीं। एक सपना एक शीर्षक है कविता का, उसे सुना देता हूं। एक सपना। अब इसमें मिली 70। एक सपना। मैं बहुत सपने देखता हूं। आजकल सपनों का भी हिसाब देना पड़ता है। डर लगता है अगर मैं कभी सपने देखते पकड़ा गया तो कैसे साबित कर पाऊंगा कि मेरे सपने नाजायज नहीं हैं। सरकार सपने नहीं देखती, वह जमीन पर ठोस काम करती है। उसे सपने देखने वालों से चिढ़ है। वे कोई काम ठीक से होने नहीं देते। वे अपने सपनों की बात करते करते 100 वर्ष पुराने सपनों की बात करने लगते हैं। हर काम में मीन मेख निकालते हैं। वे बहुत जिद्दी हैं, कोई बात नहीं सुनते। वे चाहें तो सरकार उनके सपने खरीद सकती है और उन्हें कूड़ेदान में डालकर निश्चिंत हो सकती है। उन्हें मुंह मांगे पुरस्कार भी दे सकती है ताकि वे कम बोलें, संजीदा रहें और सपने देखने से बाज आएं। पर कुछ पाने की बात तो दूर, वे सरकार को सरकार ही नहीं मानते। मुझे अब अपने ही सपनों से डर लगता है। हालांकि वे निजी हैं, लेकिन सरकार कभी भी उन्हें निजी मानने से इनकार कर सकती है। वह कह सकती है कि जिन पर दंगे भड़काने के आरोप हैं उन्होंने भी ऐसे ही सपने देखे। कुछ नक्सल भी ऐसे ही सपने देखते पकड़े गए। सरकार मेरे सपनों को जुर्म ठहरा सकती है। वह डुगडुगी पिटवा सकती है कि मेरे सपनों से राष्ट्र की अखंडता को खतरा है। सरकार के लिए यह बताना कोई मजबूरी नहीं कि वह संविधान की किस धारा में जुर्म है। मैं चाहता हूं कि मैं गहरी नींद सो सकूं, देश दुनिया से बेपरवाह सुकून से जी सकूं। मैं चाहता हूं कि मुझे सपने न आए भी तो नदी, फूल, स्वाद, सुगंध के आए। गरीबों की मुश्किलों के बिल्कुल ना आए। बेरोजगारों के दर्द के भूल के भी ना आए। किसानों की आत्महत्याओं के कभी ना आए। पर क्या करूं, अपने सपनों पर कोई वश नहीं चलता। पर क्या करूं, अपने सपनों पर कोई वश नहीं चलता। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कविताएं आज हमें यहाँ पर सुनने को मिले। सर, आपकी कविताओं में स्वर है आजादी का, स्वर है गुलामी के प्रति विरोध का, और मैं आशा करती हूँ कि यह स्वर आपकी कविताओं में सदैव बना रहेगा। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं श्री प्रकाश शुक्ल सर को। सर के रचना कर्म की बात करें तो वर्तमान समय में सर की आलोचना पुस्तक महामारी का पिता चर्चा में है, जिसमें सर ने कोरोजीवी कविता की एक रोचक अवधारणा प्रस्तुत की है। सर की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें अपनी तरह के लोग, जहां सब शहर नहीं होता, बोली रात, रेत में आकृतियां, ओरहन और अन्य कविताएं, कवि ने कहा, क्षीर सागर में नींद आदि प्रमुख हैं। सर को उनके साहित्यिक कर्म के लिए अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें मलखान सिंह सिसोदिया पुरस्कार, विजय देव नारायण शाही कविता पुरस्कार, शमशेर सम्मान 2020 आदि प्रमुख हैं। तो आइए सुनते हैं श्री प्रकाश शुक्ल सर को। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति। इस पैनल में सबसे तो बातचीत हो गई थी। हेमंत भाई बाद में जुड़े हैं, तो हम हेमंत कुकरेती जी का स्वागत करते हैं इस मंच से। वो बाद में जुड़े हैं, बहुत दिन बाद इनसे सीधा देखा देखी हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि के साथ मैं
कविताएं, कुछ कविताओं का पाठ करता हूँ। ये पितृपक्ष यानी पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है, मैंने अमावस है आज का, और कल से नामक कविता का पाठ कर रहा हूँ। यही से शुरुआत करता हूँ। अब जर्जर मकानों के फूले पलस्तर जैसी झरती है देह, थूनी की तरह अकड़ बनाती रीढ़ धीरे धीरे झुक रही है। आंखों से गायब होती रोशनी में हर चीज को देखने की अकुलाहट है। मन में उठती है तरंगें कि देह आकार सरसराती है। बहुत कठिन है यह सफर, बहुत कठिन है यह सफर, देर तक टिका रहना मुमकिन नहीं। पिता उदास हैं, पिता उदास हैं, बार बार फेरते हैं अपना हाथ अपनी त्वचा पर, जैसे एक देवदार खुद की झुकी हुई शाखाओं को व्यवस्थित कर रहा है। जैसे एक देवदार खुद की झुकी हुई शाखाओं को व्यवस्थित कर रहा है। दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ। विरोध का होना। तुम्हारे साथ होना ही तुम्हारे विरोध में होना है। जिसके साथ ठीक से हुआ नहीं जा सकता उसके विरोध में कुछ कहा नहीं जा सकता। संबंधों का यही एक लोकतंत्र है जिसमें जितनी नरमी है उतना ही षड्यंत्र है। विरोध की ठीक ठीक उपस्थिति का इतिहास असल में समर्पण के बार बार अपमानित होने का इतिहास है। तुम मानो या न मानो, तुम मानो या न मानो, सरहदों के पार जाने की छूट जहां नहीं मिलती, सरहदें वहां रोज ही लांघी जाती हैं। तुम्हारे भीतर के उठते हुए बुलबुलों में अपनी फूंक भर की उपस्थिति को दर्ज न कर पाना असल में अपनी छींक भर की क्रांति का इतिहास है कि तुम्हारे भीतर तक उतर पाने की कोशिश करना तुम्हारे विरोध में होना है, तुम्हारे विरोध में होना है। अगली कविता मैं पढ़ रहा हूँ। यह अभी प्रकाशित संग्रह है वाया नई सदी, उसकी पहली कविता है। यह कैसा समय है, यह कैसा समय है, यह कैसा समय है जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करते हैं वही हमारे जीवन में अनुपस्थित रहता है। यह कैसा समय है जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करते हैं वही हमारे जीवन में अनुपस्थित रहता है। मसलन प्यार, मसलन विश्वास, मसलन जनतंत्र, मसलन सत्ता से जुड़ा हुआ बहुत कुछ का प्रतिरोध जब हम सत्ता के बाहर होते हैं। इस समय तो हमें उनकी याद सबसे अधिक आती है जिन्होंने इस संसार को बहुत सुंदर बनाने के वायदे के साथ सभ्यता में प्रवेश किया था और संस्कृत को बहुत सुंदर, बहुत उदार और बहुत सहनशील बनाने के वायदों के साथ हमारे कंधों पर अपना मुलायम हाथ रखा था। हमें क्या पता था कि जिन्होंने कंधे पर रखे पांव का पता बदलने के लिए कंधों पर हाथ रखा था वे अपने वायदों के साथ लापता हैं, और जिनसे हथेलियों की गर्माहट की आइए हम अपने जीवन पथ पर बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने अब हमारे सर पर अपने नाखून रख दिए। हमारा लहू जो टपकता है उसे हम ही जानते हैं। हमारा लहू जो टपकता है उसे हम ही जानते हैं, जिसे हमारी क्रांति के नाम पर उन्होंने टपकने से रोक भी रखा है। इस जनतंत्र में चीजें ऐसे ही नष्ट होती रहेंगी और हमारी आवाज यूं ही इस धरा पर गूंजती रहेगी। बोलने को वे रोक सकते हैं, बोलने को वे रोक सकते हैं, हमारे प्रदर्शन को भी वे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे सोचने का वे क्या करेंगे? जहां डीएनए नहीं हमारा वजूद सोचता है, हमारा वजूद सोचता है। मित्रों, यह कोई कविता नहीं है। मित्रों, यह कोई कविता नहीं है। यह एक ऐसे परिसर का बयान है जहां हमें सब कुछ को देखने की आजादी है, लेकिन बहुत कुछ को न बोलने की हिदायत है।
यह एक चुप्पी का शोर है, यह एक चुप्पी का शोर है, कारखाना जहां अपराध है और उलाहना अवसरवाद। इस व्यवस्था में असली चीजें इसी अवसरवाद के नाम पर मारी जाती हैं। इस व्यवस्था में असली चीजें इसी अवसरवाद के नाम पर मारी जाती हैं और नकली चीजें यूं ही फलती फूलती रहती हैं और नकली चीजें यूं ही फलती फूलती रहती हैं। कुछ कोरोना काल की एक दो कविताएं मैं पढ़ देता हूं। अभी मेरे पास 2 मिनट का समय है। भरोसा। दिन बहुत उदास है, रात है कि भारी भारी। दिन बहुत उदास है, रात है कि भारी भारी। भोर है कि थकी थकी, सुबह पड़ी है अलसाई। रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। रास्ता लंबा है, भीड़ से अटा पड़ा। सब हैं, बहुत हैं, काफी हैं। सब हैं, बहुत हैं, काफी हैं। फिर भी कोई नहीं जिससे बन सके बात। कुछ पेड़ हैं इधर उधर, कुछ पेड़ हैं इधर उधर जो चुप हैं और देख रहे हैं हर क्षण बदलते हुए दृश्य को। समय करवट बदल रहा है और शाम आकर टिक गई है पत्तों पर, और शाम आकर टिक गई है पत्तों पर। एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके, एक चिड़िया ले आई है कुछ तिनके, जिससे वह घर बनाएगी। आकाश से झड़ रही हैं अंधेरे की पांखें, आकाश से झड़ रही हैं अंधेरे की पांखें। और सुबह का भरोसा, और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से है, और सुबह का भरोसा अब इसी चिड़िया से है। छोटी कविता, एक आखिरी कविता पढ़ रहा हूं। नवता। नवता। गंगा ने परंपरा दी, बुद्ध ने दी पुनर्नवता। गंगा ने परंपरा दी, बुद्ध ने दी पुनर्नवता। कबीर ने दी अल्हड़ता, रैदास रचे मानवता। सदियों से बहता हूं, सदियों से बहता हूं, इनकी लिए भवता। जाने किस घाट लगे मेरी पगी नवता, जाने किस घाट लगे मेरी पगी नवता। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृतियों की ओट में आधुनिक विचारों का यह संगम बेहद बेहतरीन है सर। अपने नवीन काव्य संग्रह पाया नई सदी की कविताओं को सुनने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम औपचारिक स्वागत करते हैं हेमंत कुकरेती सर का। सर के साहित्यिक कर्म की बात करें तो सर की कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें ईख चूसता ईश्वर, धूप के बीज, कभी जल कभी जाल, चांद पर नाव, नया बस्ता और चलने से पहले प्रमुख हैं। रचना और आलोचना के लिए सर को भरत भूषण सम्मान, केदार सम्मान, कृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए अब मैं मंच सौंपती हूँ हेमंत कुकरेती सर को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस आभासी मंच से कुछ बिल्कुल ऐसी कविताएं, नई कविताएं हैं वो सुनाने का साहस कर रहा हूं जो इससे पहले नहीं सुनाई गई। कुछ छपी हैं, कुछ अभी कहीं नहीं छपी हैं। तो देखिए आप लोग। पहली कविता का शीर्षक है क्यों बताया जाए कि कौन अच्छा लगता है। क्यों बताया जाए कि कौन अच्छा लगता है। पिता का इशारा मिलते ही आंटी को क्यों सुनाया जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। उतरती सर्दी की इन रातों में सड़क के किनारे सोए पेड़ बदलना चाहते हैं अपनी जगह। मुझे दिखी ही नहीं अपनी कोई जगह। समय की बड़ी दीवार के भीतर बने हैं कई आले। कल तक जो अपनी छाया से भी बड़े दिखते थे वहां धरे बैठे हैं। किसी की केवल आंख बची है, किसी की स्टील से बनी घुटने की कटोरी। ज्यादातर है राख। बहुत बड़ा है
समय का कूड़ादान। आसमान से दूर चले गए हैं बादल, ध्वस्त उस घर में कोई बटोर रहा है यादें, वह अब भी सुलग रही हैं। जिंदगी आती ही है तब समझ में, जब वह गुजरती है बुरे लोगों के बीच। खराब वक्त में सबसे बुरा लगता है अपना नाम। आंटी पूछ रही है, बताओ तो सही, क्या है आपका नाम। दूसरी कविता है, एक दिन। मिल जाएगा एक दिन न्यूटन पेड़ से गिरे उस सेब के साथ, ईवा चुरा ले जाएगी उसे आदम के लिए। आर्यभट्ट को मिल जाएंगे वे तमाम उपग्रह जो उसके दिमाग में थे केवल। पागल दुनिया में कभी ठीक नहीं होने की जिद के साथ मिल जाएंगे मुक्ति बोध। उन लोगों को समझाएंगे कविता कभी खत्म कैसे नहीं होती, जो उनकी एक भी कविता सही से नहीं समझ पाए। नदी किनारे उगी अनाम वनस्पति से बनी कलम से लिखा पहला अक्षर, मुल्तानी मिट्टी से लिपि फिर से लिखे जाने को प्रस्तुत गोद पर धरी लकड़ी की तख्ती मिल जाएगी चमकती हुई घर के उस कोने में जहां थोड़ी सी धूप आती है। माथल्स को मिल जाएंगे वे सारे असली सिक्के जिन्हें जाली सिक्कों ने कर दिया था गायब। भरत को मिल जाएंगे नाट्य शास्त्र से पहले लिखे सारे नाटक। गुम नहीं जाती कहीं चीजें मिलती ही हैं, गुम नहीं जाती कहीं चीजें मिलती ही है। हम उन्हें रख कर भूल जाते हैं इस डर से कि वे खो ना जाए कहीं अदृश्य दिशाओं में। कोई हाकिम उन्हें छीन ना ले, दोस्त ना ले जाएं टपाकर। बचपन की कमीज का बटन पिछले सोमवार को मिला, उदास था कि उसकी जरूरत नहीं है अब। मिल जाएगा अनाज का वह पहला दाना, पहली माँ की हांडी में अन्न में बदलता पाया था जिसे पहले पुरुष ने कपास के बदले। अगली कविता है, कभी ना पढ़ी गई किताबें। पढ़ना तो दूर की बात, एक उम्र तक किताबें लिपटी रहती हैं उन लिफाफों के भीतर जिन पर भेजने वाले का नाम झुका रहता है पाने वाले के पते के सामने। दया करो, कष्ट करो, कृपा करो, दिखाने भर के लिए पन्नों को उजाला दिखा दो। प्रार्थना जैसी बुदबुदाती हैं किताबें कि एक बार खोलकर तो देखे उन्हें पाने वाला। एथेंस या जॉर्जिया से नहीं भेजा होता उन्हें किसी ने, वे आते हैं उन शहरों से नहीं होता जिनके नाम का कोई अर्थ। भेजने वाला इंतजार करता है कि अभी आएगा कोई पोस्ट कार्ड। किताब मिली, धन्यवाद, पढ़कर जरूर कुछ लिखूंगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मन के खंडहर में होते हैं कई आले, वहीं धर दी जाती हैं ऐसी उम्मीदें, उन पर जमती जाती है वक्त की परतें। ठंडे अंधेरों में सुलगती रहती हैं किताबें। कोई कोई देख लेता है कि कभी ना पढ़ी गई किताबों से बाहर आ जाते हैं वाक्य, अलग अलग हो जाते हैं शब्द, शब्दों से झरकर अक्षर चले जाते हैं वर्णमाला में। चित्ररंजन, मिलेगा इस बार दुर्गा पूजा में रक्त मशरूम का प्रसाद। खप्पर में नहीं, जिंदा खोपड़ी में अंगार चखेगी दुर्गा। लाटू की तरह बेवजह मुस्कुराता बात करता खुद से ताड़ते हुए मौलश्री को दास कैपिटल को ढालेगा बाउल गान में। इस मार्च में 5 दशक हो जाएंगे जनेऊ से पाजामा बांधते विप्लव दास को। क्रांति हुई नहीं, क्रांति हुई नहीं, गई 26 जनवरी को पिता के साथ ही जला दिया निगमबोध घाट पर उनका जवाहरी कोट। गुलाब की जगह
पड़ गया था बदरंग धब्बा। मोजार्ट की तीसरी सिम्फनी पर गाएगी सुकन्या विदा गीत। शरद की रात हो जाएगी सघन, उगेंगे हरी आंखों वाले दिन। ठीक वहां ढूंढ ली जाएगी लुप्त सरस्वती, जहां फेंक कर भूल जाता हूं मैं अधूरी कविताएं। दवा की पर्चियां, उन कामों की फेहरिस्त जो मैंने किए ही नहीं। शंखदा की हथेली पर रेखाओं के संजाल से घिरा है मंगल पर्वत। क्या पता वहीं मिल जाए अपनी जगह से भटका मंगल यान। सहारनपुर में दिख जाएगा तेरे की उम्र में बिछड़ गया ईख चूसता ईश्वर, पूछता हुआ इक्ष्वाकु कुल का अर्थ। बिना दिए ही दान दक्षिणा हो जाएंगी पूरी मांगी हुई मन्नतें। फिलहाल तो तीसरी सदी के भोजपत्रों में ढूंढना है मुझे बर्गर के लिए कोई संस्कृत नाम। मेरे ख्याल से काफी हो गई होगी। एक आध और पढ़िए हेमंत जी, एक एक आध कविता और और पढ़िए। कम से कम हेमंत, एक एक कविता कविता और। पढ़ दीजिए, टाइम है अभी। अच्छा ठीक है। पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह के नीचे जो बिंदी है उसी में समा गया सारा जीवन। ना लिखी गई चिट्ठियां, अधूरे नाटक, लिखकर फेंक दिया गया अकेला उपन्यास। किशोर वय में लिखी 4 कहानियां, कविता की कुछ किताबें, केवल डायरी में रह गई कविताएं भी। सब एक बिंदी केवल। पिछला जन्म बंद कोष्टक, अगला विस्मय बोधक। इन दिनों हो क्या रहा है कि नींद में जाने कौन ऊंचाई से धकेल देता है। आखिरी गाड़ी पकड़कर, आखिरी गाड़ी लपक कर जहां पहुंचो कोई पहचानता ही नहीं। खड़ी बोली में कहे गए ये प्राकृत वाक्य अपभ्रंश में खोज रहे हैं अपना अर्थ। मौलिक लिखने वालों से ज्यादा सही है दुभाषी। कहा उन्होंने इस आदमी की उम्र बहुत होगी, कोई मारेगा नहीं इसे, बस कर दिया जाएगा अकेला। चेहरे पर पागलों जैसी मुस्कान, सिर में दर्द, दिल पर बोझ। हड्डियों से अलग छूट रही थी खाल। एक चटाई, एक चादर, बिना सिरहाने के भी काट लेते जीवन। जीवन लेकिन बचता तो सही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हेमंत, बहुत अच्छा। शुक्रिया। नवीन शीर्षकों की तरह ही नवीन रचना शैली, नवीन विषय से परिचित करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुकरेती सर। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बारी है दिव्य रमेश सर की। अपनी कर्म भूमि के प्रति लगाव क्या होता है, इसे हम दिव्य रमेश सर से सीख सकते हैं, जिन्होंने अपना नाम अपनी कर्म भूमि को समर्पित कर दिया। जी हाँ, दिव्य रमेश यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कवि रमेश। जैसा कि मैंने अभी सर की कर्म भूमि दिल्ली विश्वविद्यालय है और साहित्यिक कर्म की बात करें तो सर ने कविता, बाल साहित्य, काव्य नाटक में लेखन किया। सर की प्रकाशित रचनाओं में रास्ते के बीच, खुली आंखों में आकाश, हल्दी चावल और अन्य कविताएं, गेहूं घर आया है, वह भी आदमी तो होता है, जब घुटती है सांस आदमी की, आदि प्रमुख हैं। खंड खंड अग्नि सर का काव्य नाटक है। सर को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018, गिरजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बाल साहित्य भारती सम्मान 2013 प्रमुख हैं। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ दिव्य रमेश सर को। सर, स्वागत है आपका।
आप सबको एक बार फिर नमस्कार। साहित्य विवेक के इस काव्योत्सव में मैं सम्मिलित हो रहा हूं। ज्योति बहुत ही शानदार संचालन कर रही है, मैं आभारी हूं। सच बात यह है कि मुझे अपनी कविताएं सुनाने का सुख जो है वो मिले तो गा, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है जितना मुझे अपने प्रिय कवियों से उनकी कविताएं सुनने का सुख और आनंद मिला है। शुरू करता हूं। बिटिया दिवस है तो मैं एक पुरानी कविता है, बल्कि वो बिटिया की भी बिटिया है, उससे शुरू करना चाहता हूं, बिटिया दिवस को समर्पित करते हुए। शीर्षक है डोलू। डोलू हंसती है तो कौन है जो नहीं लगता हंसने। डोलू हिलती है तो कौन है जो नहीं लगता है हिलने। डोलू चढ़ती है कंधे पर तो हर पहाड़ हो जाता है बौना। डोलू चढ़ती है कंधे पर तो हर पहाड़ हो जाता है बौना। डोलू चलाती है पांव तो उमड़ उठती हैं लहरें समुद्र में। डोलू बनाती है आकृतियां, घिर आते हैं मेघ। देखती है टुहुक टुहुक, गा उठते हैं पक्षी पेड़ों पर। नहीं ठहराती आंखें किसी एक और, नहीं ठहराती आंखें किसी एक और। लौट पड़ती हैं गायें घरों को गोधूली में। डोलू के पास एक भाषा है अपनी। डोलू के पास एक भाषा है अपनी, एक जिद है डोलू के पास प्यारी सी अपनी भाषा समझाने की। डोलू रोती है ना समझने वालों की बुद्धि पर। डोलू हंसती है तो कौन है जो नहीं लगता हंसने। अब मैं इधर की कुछ कविताएं जो थोड़ी प्रकाशित भी हुई हैं और नहीं भी हुई हैं, उनमें से सुनाने जा रहा हूं। शुरुआत हरजेंद्र जी ने कुछ श्रृंखला कविताओं से की थी। मैं कोई श्रृंखलाओं में लिखता नहीं हूं, लेकिन संयोग से 3, 4, 5 कविताएं स्त्री केंद्रित हो गई। छोटी छोटी कविताएं हैं। सुंदर स्त्री। गोडी डाले नम आंखों वाली वह सुशील शालीन औरत बहुत सुंदर लगी आपको, और मुझे वह औरत जो ठीक उसी समय खड़ी थी तुम्हारी ओर उंगली ताने। सिरफिरी स्त्री। जब देखा कि वह चुप नहीं रही प्रश्न सुनकर उनका, एक ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर भी उन्हीं का था निहित, और ना ही रही वह चुप, झुकी झुकी आरोपों पर लगे अपने, तो घोषित किया गया कि वाचाल है वह सिरफिरी। जब देखा कि वह चुप नहीं रही प्रश्न सुनकर उनका, एक ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर भी उन्हीं का था निहित, और ना ही रही वह चुप झुकी झुकी आरों पर लगे अपने, तो घोषित किया गया कि वाचाल है वह सिरफिरी।
क्या करूं अपनी सोच का, मुझे लगा कि जीना आ गया है उसे, और अब वह नहीं मरेगी कभी, न बाहर से न भीतरी से। आत्मविश्वासी स्त्री, वह उनके पास से न डर के न गर्दन झुका के निकल गई। उन्हें वह बेशर्म और बदचलन लगी। क्या करूं अपनी सोच का, मुझे तो वह भरे कुएं सी आत्मविश्वासी लगी और नदी सी गतिशील भी। और घर बसाऊ स्त्री, वह गाती है जब तुम छलिया हो। वह गाती है जब तुम छलिया हो, छलिया होकर भी तब तुम्हें उसका भोलापन बहुत भाता है। तुम बने रहते हो छलिया, और वह पकड़ना तक नहीं चाहती तुम्हारा छलियापन। घर बसाऊ और सिरमौर दिखती है तुम्हें ऐसी औरत। क्या करूं मैं अपनी सोच का, क्या करूं मैं अपनी सोच का, मुझे ऐसी ही औरत फिलहाल घर की बर्बादी का परचम दिखती है। महान स्त्री, ये अंतिम कविता इस श्रृंखला की। बहुत महान लगती है तुम्हें वह औरत जो खटती है पूरा दिन और बेकार कहलाती है। भरती है पेट सबका, खुद मरकर भी भूखी, और भूखी ही मर जाती है एक दिन। असमय तुम्हारे शब्दों में भगवान बनकर। क्या करूं अपनी सोच का, क्या करूं अपनी समझ का, मुझे वही औरत सबसे बड़ी बेवकूफ लगती है। अब थोड़े अलग रंग की कविताएं। आशय शीर्षक है। उसने चाहा था वह भी उड़े, हो जाए आकाश उसका भी थोड़ा। उसने चाहा था वह भी उड़े, हो जाए आकाश उसका भी थोड़ा। उन्होंने उसे उड़ा दिया हवा में धूल की तरह। वह सोचता रहा और सोचता ही रह गया, क्या सच में नहीं समझता आका उन्होंने का आशय उड़ेगा। उसने कहा था वह चाहता है डूबना। उन्होंने उसे डुबो दिया समुद्र में कचरे की तरह। वह फिर सोचता रह गया था, क्या सच में नहीं समझता आशय आका उन्होंने का डूबना का। ताज्जुब उसे तब हुआ जब उन्होंने जाप किया प्रजातंत्र का, और उससे झरता रहा आशय तानाशाही का। जो कभी शहीद नहीं होते, नहीं होंगे युद्ध, नहीं मारे जाएंगे सैनिक किसी भी और के, और ना ही मारे जाएंगे जीने की चाह लिए असंख्य लोग। बस इतना भर हो जाए कि होते ही आशंका युद्ध की पहचान लिए जाएं वे जो मनुष्य के वेश में अपने अपने सुरक्षा घेरों में सुरक्षित खेलते हैं सत्ता सत्ता का खेल, बिछाए चौपड़ खून से लदी। कर दिया जाए यदि उन्हें अलग, जैसे किया जाता है सिर धड़ से अलग, तो यकीन है मुझे नहीं होगा युद्ध, नहीं बटेगा कोई किसी भी नाम पर। रहेगी पृथ्वी एक अभंग, अभंग ही रहेगा मनुष्य, जो मनुष्य है हर जगह।
होगी एक समझ भी कि देशभक्ति की आड़ में कुछ चलाते हैं स्वभक्ति का सिक्का, और वही हैं जो दिखा दिखा पृथ्वी को टुकड़ों में लड़ाते हैं सैनिकों को, लोगों को, खुद दुबक कर सुरक्षित ठिकानों पर, वे जो कभी शहीद नहीं होते। उस दिन, अगली कविता है, उस दिन टूट कर प्यार किया मैंने नदी को, उस दिन टूट कर प्यार किया मैंने नदी को, दी जल को छुअन, छुअन दी पलकों को होठों की। उस दिन बहुत प्यार आया था मुझे लहरों का वक्ष उभारे पड़े समुद्र पर। बहुत देर तक मैं देखता रहा आसमान की ओर बढ़ते वृक्ष को, और आसमान को छूते बहुत खूबसूरत पक्षी के पंखों को। बहुत देर तक कुछ पहाड़ करते रहे पीछा मेरी सोच की शिखर का। यह तो मुझे बहुत बाद में पता चला था कि बहुत बहुत याद आ रही थी उसकी, घुली थी जो मुझमें आकाश से पाताल तक। हर दिशा कैसी तो दिख रही थी मग्न बेसुध नृत्य में। मेरे पांव जाने कब रुकेंगे, अब थमो भी, आओ थाम ले हम भी। शायद समय हो रहा है तो मैं अंतिम कविता के रूप में ये कविता सुना रहा हूं, जो समर्पित है शमशेर जी को। एक तरह से, काल तुझसे होड़ है मेरी एक पुनर्पाठ। देखा है मैंने मृत्यु को भी होते मृत, देखा है मैंने मृत्यु को भी होते मृत। जब खड़ी हो गई है मां देती चुनौती रक्षा में अपने बच्चे की। सच तो यह है कि जब भी उठा है हाथ किसी का, किसी निरीह की रक्षा में, मृत्यु मरी है। चाह लिया है जब किसी ने किसी को पूरी चाह से, भयभीत दिखी है मृत्यु। मृत्यु को भागते देखा है दुम दबाए, मृत्यु को भागते देखा है दुम दबाए। जब जिंदगी को आया है जीना जीने की तरह। मृत्यु सच है तो जीना भी। जरा झांक कर तो देखो जंगल के गीतों में, जरा जरा झांक कर तो देखो जंगल के गीतों में। उचक कर तो देखो जूझते हुए समुद्र को, झुके आ रहे आकाश को ही देख लो पृथ्वी पर। जब जब भरा है आंखों ने उम्मीदों से खुद को, जब जब भरा है आंखों ने उम्मीदों को खुद को, उम्मीदों से खुद को, और वह भी लबालब, तो कितनी निरीह दिखती है ना मृत्यु। कितनी बेचारी और विवश, हाथ जोड़े निवेदन की मुद्रा में। आओ आओ मृत्यु आओ, स्वागत तुम्हारा भी। पर आओ असंख्य आंखों में आती हैं जैसे कालजयी उम्मीदें। तुमसे होड़ी तो जिंदगी है। धन्यवाद ज्योति, और आप सबको भी कभी आभार। बहुत बढ़िया, शायद बहुत समय अच्छा, हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी स्त्री केंद्रित कविताओं की सारगर्भिता नए कवियों के लिए मशाल का कार्य करती है, जिसे सुनकर पढ़कर प्रेरणा ली जा सकती है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिटिया दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। जरूर।
नहीं, जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कविता का शीर्षक है अगर तुम सोचती हो। ये कविता बेटी को पालने का जो तरीका है उसे बदलने पर बात करती है। तो कविता है, अगर तुम सोचती हो मैं बिछा दूंगी तुम्हारे पांव तले नरम घास का मुलायम बिछौना, तो गलत हो तुम। तो गलत हो तुम। मैं तुम्हारे पांव से चप्पलों का जोड़ा अलग कर दूंगी तुम्हें एक कांटों भरी जमीन, जिससे तुम जान सको कि तुम लड़की हो, कि तुम लड़की हो और तैयार रहो नित नए संघर्ष के लिए। अगर तुम सोचती हो मैं समेट लूंगी अपने आंचल में तुम्हारे आंसू का आखिरी कतरा, तो गलत हो तुम। तो गलत हो तुम। मैं तुम्हारी नजरों में भर दूंगी ज्वालामुखी का लावा, जिसे तुम जलाकर खाक कर सको हर उस हैवान की हैवानियत जिसकी निगाह में तुम मात्र एक जरिया हो हवस को बुझाने का। अगर तुम सोचती हो, अगर तुम सोचती हो मैं सहारा दूंगी अपने कंधों का तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को, तो गलत हो तुम। तो गलत हो तुम। मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी हर सहारे को, जिससे तुम आदी हो जाओ गिरकर फिर उठने की, और तुम्हारे कदमों को कभी जरूरत ना पड़े किसी कंधे की जिस पर अपना सर रख तुम रो सको लड़की होने का रोना, जिस पर अपना सर रख तुम रो सको लड़की होने का रोना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत अच्छी ज्योति, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखती रहो बस ऐसे ही। तो अब कार्यक्रम की एक औपचारिक प्रक्रिया धन्यवाद ज्ञापन की। वैसे तो हिंदी साहित्य में औपचारिकता बहुत कम रहती है, परंतु फिर भी इस औपचारिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए कहना चाहूंगी कि धन्यवाद आप सभी वरिष्ठ कवियों का, जिन्होंने साहित्य विवेक के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमें तथा सभी श्रोताओं को अपनी कविताओं के विभिन्न स्वरों से परिचित करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आपको हमारे अगले कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित करती हूँ। तो मिलते हैं 2 अक्टूबर को शाम 7 बजे विश्वनाथ त्रिपाठी सर के साथ चर्चा तुलसीदास की व्याख्यान श्रृंखला के उद्घाटन व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।